बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर का 10वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। और पिछले लेक्चर में आपको बताया गया थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुतल्लिक एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, एप्पो प्रिंसिपल। उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी थी, N+L रूल भी आपको बताया गया था और एक एरो वाला मेथड बताया गया था। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिटल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो आप कैसे करते हैं। लेकिन दो और रूल हैं जिनको हमने सामने रखना है जब भी हमने इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है। एक कहलाता है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपके सामने लिखा हुआ है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि एक ही ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये बात वैसे आपको पहले भी मैंने क्वांटम नंबर पढ़ाते वक्त भी बताई थी कि एक ही ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन जो है, एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों का स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा। मसलन आपके सामने एक तस्वीर में रखता हूं, ये अगर आप ये तस्वीर लिखते हैं ऐसे, दोनों का जो स्पिन है क्लॉकवाइज है तो ये तस्वीर रॉन्ग है। अगर आप दोनों का एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो ये भी रॉन्ग है। एक ही ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम नहीं हो सकता। ये सही ऑप्शन जो है वो इसमें ये है, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है पहली, वो ये है कि एक ही ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कभी भी सेम नहीं होता। एक और भी डेफिनेशन इसकी की जाती है कि एक ही एटम में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये बात ठीक है, और अगर आप गौर करें तो ये बात इसी को एक्सप्लेन कर रही है। मसलन एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, ऐसी म्यूचुअल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर देखा जाए तो बात तकरीबन वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है कि एक ही ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन जो है वो सेम नहीं हो सकते। तो आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो याद रखना है, इस रूल को भी आपने ज़हन में रखना है। एक और रूल भी है, इसको आपने ज़हन में रखना है, उसे कहते हैं हुंड्स रूल। देखें जी, हुंड्स रूल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। आपने पढ़ा हुआ है कि जो डी सब ऑर्बिट है, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 2, 3, 4, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है इन पांचों की एनर्जी सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। और हुंड्स रूल ये हमें बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉनों के सामने डीजेनरेट ऑर्बिटल आ जाएं और उनके पास जगह मौजूद हो, तो इलेक्ट्रॉनों की कोशिश होती है कि वो तन्हा रहे बजाय ये कि वो पेयर अप होकर रहे। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखता हूं। ये ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन गलत है। 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल हैं, और मैंने यहाँ पर पेयर अप कर दिया है। नीचे देखें, इलेक्ट्रॉनों ने तन्हा रहना पसंद किया है। तो हुंड्स रूल हमें ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते वक्त अगर इलेक्ट्रॉन के सामने ऑर्बिटल आ जाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन के पास गुंजाइश भी है, तो उनकी कोशिश होती है कि वो तन्हा रहें बजाय ये है कि वो पेयर्ड अप होकर रहें। तो ये इसकी आपके सामने एक एग्जांपल आ गई है हुंड्स रूल की। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल्स पढ़ लिए हैं। एक एप्पो प्रिंसिपल पढ़ा है, एक आपने हुंड्स रूल पढ़ा है, और एक पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है। एप्पो प्रिंसिपल चूंकि सब ऑर्बिट की एनर्जीज की बात करता था, तो सब ऑर्बिट की एनर्जीज निकालने के 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। एक इन्वर्टेड एरो वाला फार्मूला मैंने आपको बताया है, और दूसरा मैंने आपको बताया है N+L रूल। वो बड़ी डिटेल से मैंने आपको करवा दिया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होगी। अब हम ऐसे करते हैं कि हम आपकी किताब में जो सबसे बड़ा एलिमेंट दिया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, वो कैल्शियम है। तो मैं कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखता हूं, तो आपको जरा जज होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। तो देखें जी जरा, आप याद रखिएगा, आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, नीचे से शुरू करनी है। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम होती है, पहले आप इलेक्ट्रॉन उनमें फिल करते जाएं। जहां जाके आपके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, वहां पर आप जो है ना वो छोड़ दें, उससे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम की एग्जांपल मैं कर रहा हूं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका मतलब है इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है।
तो 20 इलेक्ट्रॉनों की मैं फिलिंग करने लगा हूँ। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर 2 लिख दें। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में, ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 10 रह गए हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3s में, फिर जाएंगे 3p में, और फिर जाएंगे 4s में। ये n+l रूल और जो एरो वाला मेथड है उसके लिहाज से मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उससे ज्यादा होती है 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s। आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएं, जहां 20 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो जाएंगे वहां पर छोड़ दें। देख लें आप 2, 2 और 6, ये 10 हो गए, ये 12, 18 और 20। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की मैंने आपके सामने लिख दी है। तो ये टॉपिक भी आपका खत्म हो गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपकी किताब में, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता। मैं थोड़ी सी आपको रीजन बता देता हूँ इसकी। ऐसे तमाम एटम्स जिनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उन्हें मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, और ऐसे एटम जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन पेड हो आमतौर पर मकनातीस उन्हें अपनी तरफ नहीं खींचते। उसकी रीजन ये होती है कि जिस एटम में तमाम एटम पेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। मसलन फर्ज करें 6 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह है, 2 एक जगह है, 2 एक जगह है। ये स्पिन एक दूसरे को कैंसिल करता है। ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो सभी ने एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर दिया है, और ओवरऑल जो स्पिन होगा इस एटम का वो 0 हो जाएगा। तो मैग्नेट इसे अपनी तरफ नहीं खींचेगा। लेकिन अगर किसी एटम में फर्ज करें 7 इलेक्ट्रॉन है तो सिचुएशन क्या बनेगी? 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह है, 2 एक जगह है, 2 एक जगह है, और एक तनहा इलेक्ट्रॉन एक जगह पर मौजूद है। अब ये जो तनहा इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन जो है वो बैलेंस नहीं हो सकता, और इसी का जो स्पिन है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जिसकी वजह से मैग्नेट इसे अपनी तरफ खींचेगा, और ऐसी चीजें कहलाती हैं पैरामैग्नेटिक। ऐसी तमाम अशिया जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है उन्हें पैरामैग्नेटिक कहा जाता है, और वो अशिया जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींचता उन्हें डायामैग्नेटिक कहा जाता है। रीजन मैंने आपको बता चुका हूँ। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में तमाम इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं, उनके स्पिन पेड होते हैं, तो और जो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उस एटम का वो 0 हो जाता है। इस वजह से मैग्नेट उन्हें अपनी तरफ नहीं खींच सकता। लेकिन जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेड मौजूद होता है। वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसी को मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है, और ये चीजें कहलाती हैं जी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लें जरा आप। एक्सरसाइज में शुरू कर लेता हूँ। पहले आप एमसीक्यूज देख लें, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स या दूसरे पार्ट्स की तरफ जाएंगे। पहला इसका एमसीक्यू है जी, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन, नीचे लिखा है जी डी ब्रोगली कंसेप्ट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऑल ऑफ द अबव। असल में बात यह है कि ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट हैं। आपकी किताब में ये गलती है, वेव को काट के आप क्वांटम कर रहे हैं, तो फिर ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ये जो तीनों साइंटिस्ट लिखे हुए हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिस्ट हैं, ये वेव मैकेनिक्स के नहीं है। तो और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, 4 ही ऑप्शन है। तो ऊपर वेव को काट के आप क्वांटम कर लें, और नीचे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ द अबव। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच स्पीशीज बोहर थ्योरी डज नॉट अप्लाई। आपने पढ़ा हुआ है तो बोहर कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, और नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, He+ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लिथियम +2 भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बी जो है, डी ऑप्शन, इस पे आप बोहर थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप आए, फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो बी ऑप्शन है ना, मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपको पता है हमने इलेक्ट्रॉन ही डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E and mass m move with the velocity v about the nuclear charge Z,
in circular orbit of radius r, the potential energy of electron is given by, ये आपको करवाया गया वैसे, माइनस ZD स्क्वायर ओवर r, बी ऑप्शन ये करेक्ट है। क्वेश्चन 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पहले जो 3 क्वांटम नंबर हैं यानी प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए हैं। स्पिन क्वांटम नंबर का कंसेप्ट जो है ये पाली ने पेश किया था, आपने पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर आंसर है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पीशीज m+2 इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 56। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो ये जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है इससे आप एटॉमिक नंबर निकाल लें, उसने m+2 बताया हुआ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, वो शामिल करके ये सारे इलेक्ट्रॉन गिन लें तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। तो 6, 6, 12 और 6, 18, 18 और 6, 24 और 2, 26, 26 प्रोटॉन मौजूद है यहाँ पर, और एटॉमिक वेट है 56। 56 में से अगर आप 26 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 30, ये न्यूट्रॉन है, डी ऑप्शन है 30। क्वेश्चन 7 देखें, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁻12 अर्ग्स, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो एनर्जी को वेवलेंथ में बदलने का फार्मूला आपको बताया गया है, आंसर मैं डायरेक्ट आपको बोल देता हूँ, डी ऑप्शन है 662.5, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 देखें, ये हुंड्स रूल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, उससे पूछा है कि कौन सा ये फिगर, उसने 4 दी हुई है, कौन सी फिगर है जो गलत है हुंड्स रूल के मुताबिक। तो ऑप्शन सी में अगर आप गौर करें, सारे इलेक्ट्रॉन उसने पेड किए हुए हैं, हालांकि खाली जगह भी मौजूद है, तो सी ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। 9th देखें जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें जो डी ऑप्शन है ना, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको बताया गया है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आपको पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2.116 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये रॉन्ग है क्योंकि ये आंसर है 0.529, उसको मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁸ से। आगे देखें जी, क्वेश्चन 10 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, यानी एक जैसे इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो उसमें। ऑप्शन 1 में देखें, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, इसका मतलब उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो पहला ऑप्शन तो आपका ये है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। बी में देखें, नाइट्रोजन -3 और ऑक्सीजन -2। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दें तो उसमें 10 हो गए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप 2 दाखिल कर दें तो ये भी 10 हो गए, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सी ऑप्शन देखें, N-2 और O-2, ये इक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि N-2 में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और O-2 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी ए और सी हमारे ऑप्शन है जो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। डी पर भी गौर करें, वो सेम है, F-1, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन में 9 होते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दें तो F नेगेटिव हो गया, ये 10 हो गए। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, लेकिन +3 लगा हुआ है ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो ये इसमें भी 10 हो गए। फ्लोरीन में 10 हैं, Al+3 में भी 10 हैं, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऑप्शन ए और सी जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्वेश्चन 11 देखें, द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बिटवीन विच बोर ऑर्बिट। आपको बताया गया था कि बामर सीरीज की जो पहली लाइन होती है वो तीसरे से 2 होती है, और दूसरी लाइन होगी चौथे से 2, और तीसरी लाइन होगी 5वें से 2। तो ये 5वें से 2 ऑप्शन बी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए हैं सारे। आप जरा शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, वैसे तो आपको सारे पढ़ाए गए हैं, अगर कोई नहीं पढ़ाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप लोगों को पहले ही बताए गए हैं। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये आपको चार्ट टू मैस रेशो से निकाल के दिया हुआ है, ये आप कर चुके हैं। आगे क्वांटम नंबर है, ये भी बताया गया है, ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिफरेंस है, ये भी बताया गया है। बाकी सवाल तकरीबन आपको करवाए गए हैं, सिर्फ
ये एक यहाँ पर ला आ गया है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मैंने आपको नहीं बताया होगा, ये जरा देख लें ये क्या है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना वो हमें ये बताता है कि एक भी वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड नहीं किया जा सकता। अगर आपकी उसकी पोजीशन देखने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट फेंकते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर लेगा, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। अगर आप उसका मोमेंटम फाइंड करते हैं अंधेरे में तो अब आपने उसका मोमेंटम तो फाइंड कर लिया, अब आपको उसकी पोजीशन का नहीं पता। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं किए जा सकते। अगर आप पोजीशन निकाल लेंगे तो मोमेंटम अनसर्टन है, अगर मोमेंटम निकाल लेंगे तो पोजीशन अनसर्टन है। इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है, वो देख लें। डेल्टा एक्स पॉइंट डेल्टा पी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच ओवर 4 पाई, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा h ओवर 4 पाई से ग्रेटर होती है। मैंने सिंपल वर्ड में भी आपको बता दिया है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना चाहें तो जाहिर है आप रोशनी फेंकेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब आपने उसकी पोजीशन तो फाइंड कर ली, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर रोशनी फेंकेंगे तो वो रोशनी को ऑब्जॉर्व करेगा, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन निकाल ली तो मोमेंटम चेंज हो गया। अब अगर मोमेंटम आप निकालते हैं, अंधेरे में फर्ज करें निकालते हैं, अब आपने उसका मोमेंटम तो निकाल लिया, लेकिन चूंकि अंधेरा मौजूद है, इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं सकता, तो अब उसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टन हो गई है। तो ये है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड नहीं किए जा सकते। आगे है जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 4s 3d से कम एनर्जी वाला क्यों है। तो 4s जो है, 4s और 3d इनकी n+l वैल्यू निकालें। 4 + 0 = 4 और 3 + 2 = 5। आप देख रहे हैं इसके n+l वैल्यू कम है, इसकी एनर्जी कम, तो ये इसका प्रूफ है। आगे n+l रूल दिया हुआ है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ बड़ी डिटेल से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्बिट विच वैल्यू इज n = 3। यानी तीसरे ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के तीसरे ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लें। आप एक क्वेश्चन पढ़ी हुई है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की, वो है -13 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। आपने यहाँ सिर्फ 3 का स्क्वायर लेना है और ये किलो जूल पर मोल वैल्यू है। आपने सिर्फ यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेकर वैल्यू फिट कर देनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आपकी किताब में दिया हुआ है -145.92 किलो जूल पर। तो ये है जी इसको करने का तरीकेकार। बाकी एक यहाँ पे दिया हुआ प्रोटॉन ऑफ लाइट विद एनर्जी 10⁻⁻16 जूल इज इमिटेड बाय सोर्स ऑफ लाइट। ये इस तरह का न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया हुआ है, सिर्फ ये वैल्यू वहाँ पर डिफरेंट थी, तो आप ये वैल्यू लगा लें। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वाला न्यूमेरिकल है, ये भी आपको करवाया गया है। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उससे हम तीसरा चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।